YouTube के दर्शकों का पुनः स्वागत है। हम अभी बात करने जा रहे हैं रेडियो की दुनिया के जाने पहचाने नाम पूरे विश्व में, जिन्हें ब्रिटेन का कम और भारत का ज़्यादा जाना गया, जिन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाई। हालांकि उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली, फिर भी अपने को ब्रिटिश भारतीय हमेशा कहते रहे। भारत में ही मृत्यु हुई उस जांबाज और विश्व प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टुली के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मार्क टुली, जो लोग भी हम लोगों के जनरेशन में बीबीसी के बारे में सुना होगा, या जिस जमाने में भारत में न्यूज में सेंसर हुआ करता था, गांव देहात से लेकर हर इलाके के लोग बीबीसी संवाददाता और बीबीसी के न्यूज को सुनने का इंतजार किया करते थे। उस बीबीसी न्यूज, रेडियो न्यूज के सबसे बड़े फिगर मार्क टुली साहब, इनका भी अभी निधन हो गया। ये एक ऐसी आवाज थे जो निडर, निर्भीक, आम जनता से जुड़ा हुआ और अपनी बातों को किसी के सामने निर्भीकता से कहने वाले पत्रकार थे, जिन्होंने भारत में घटी इस जमाने की अधिकांश ऐतिहासिक घटनाओं को कवर किया। आप देखिए कि किसी भारत के गांव में चारपाई पर बैठकर आम आदमी से बात करता हुआ एक अंग्रेज संवाददाता, उसने अपने आप को भारत के लोगों के साथ आत्मसात कर लिया था। गांवों से, लोगों से काम करने वाले, और जो न्यूज निकाला जाता है, आज के संवाददाताओं और बड़े बड़े एंकर्स को क्या देखते हैं कि दिल्ली के 5 स्टार होटल में बैठकर एक से एक न्यूज, फेक न्यूज ब्रेक करते हैं। संवाददाता ये लोग थे जो गांवों में घूमते थे, भारत के लोगों से मिलते थे। हमारे देश में भी ऐसे पत्रकार हुए हैं जो आज अब नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इन लोगों ने समाचार को, जर्नलिस्ट की जिंदगी को जिया है, और जो जिन चीजों को जीता है वह महसूस करता है, उसकी बात ही निराली होती है। उसी वैसे ही पत्रकारों में एक थे मार्क टुली साहब। मार्क टुली को भारत में भी 2 टॉप सिविलियन अवार्ड दिया गया, पद्म श्री और पद्म भूषण। हमारी सरकारों ने, अभी समझिए कि इनका क्या योगदान भारत के लिए था, भारत से वो कितने इंटीग्रेटेड थे कि भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण का अवार्ड दिया। ब्रिटेन की सरकार ने भी उन्हें नाइटहुड दिया, यानी सर की उपाधि दी 2002 में। और जब नाइटहुड की अवार्ड पुरस्कार उनको मिला, यानी जब वो सर मार्क टुली कहलाए, उस समय भी उन्होंने कहा कि इट इज एन ऑनर टू इंडिया, यानी भारत में काम करने के कारण ही उनको ये सर की उपाधि भी मिली। तो उस ब्रिटेन के द्वारा दिए गए उपाधि को भी उन्होंने भारत का ही योगदान कहा। कि किस तरह से उस जमाने का रिकॉर्डिंग होता था, लोगों के बीच जाकर। एक और वानगी है, जितना हो सकता है मैंने खोजने का प्रयास किया है, और ये भी इनका देखिए किस तरह से भारत के मकबरों, भारत के ऐतिहासिक जगहों का वो भ्रमण करते थे, अपनी आंखों से देखकर रिपोर्टिंग करते थे। उस तरह के पत्रकार अब आज के जमाने में बिरले ही होते हैं। अब मैं कुछ और भी बात आपको बताना चाहता हूं कि 20th सेंचुरी में, यानी 20वीं शताब्दी में भारत में 3 अंग्रेज आए, और कहा जाता है चूंकि वो ईसाई हैं, ईसा मसीह को मानते थे वो तीनों, तो कहा जाता है कि वो ईसा मसीह की आत्मा से आकर्षित होकर आए, जो जिनका भगवान उनको मानते हैं लोग। एक चीज जो सरे में पैदा हुई थी संगीत के जरिए, और आखिरकार गांधी के जरिए भारत के दिलों में उतर गई। दूसरा, नॉर्थम्बरलैंड से कलकत्ता तक एक मिस्त्री पादरी के तौर पर आए, लेकिन वहां टैगोर और गांधी के पास उनको जाना पड़ा। तीसरा, भारत में ही पैदा हुए, लंदन में एंग्लिकन थियोलॉजी की पढ़ाई की, और उपदेश और भजन लेकर नहीं बल्कि हाथ में एक रेडियो लेकर भारत लौटे। इन तीनों के बारे में जो मैंने इशारा किया, उन तीनों का नाम है, पहला का नाम है मैडलिन स्लेट, जिन्हें भारत में मीरा बेन या मीरा बहन कहा गया। इन्होंने बीथोवन के संगीत के बाद भारत में गांधी में ईसा मसीह की मौजूदगी महसूस की, और फिर ईसा मसीह के उसी प्रभाव से भारत में लंबा समय गुजारा, और अंत में उसी गांव में गुजर गए
जहां बीथोवन की मृत्यु हुई थी। यानी बीथोवन के संगीत में स्पिरिचुअलिटी खोजा, ईसा मसीह को देखा और उससे प्रभावित होकर भारत आई, गांधी से प्रभावित हुई और अंत में फिर वहां उनकी मृत्यु हो जाती है 1827 में मीरा बेन। दूसरे थे चार्ल्स फियर एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रूज, जिन्हें दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, गांधी के साथ इनके एसोसिएशन, एंड्रूज गांधी जी से मिलने चंपारण भी आए थे और इनकी भी मौत 25 जनवरी 1940 में हो गई। और तीसरे थे मार्क टली, ब्रॉडकास्टर। 25 जनवरी 2026 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु भी वहां हुई जिस देश को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मार्क टली को एक साफ दिल, निष्पक्ष और एक बड़े उस पत्रकार के रूप में माना गया है जिन्होंने पत्रकारिता के मापदंडों को आसमान की ऊंचाई तक ले जाकर स्थापित किया। मार्क टली का जन्म 24 अक्टूबर 1935 को कलकत्ता शहर में हुआ। कलकत्ता में जन्मे थे। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर और CF एंड्रूज उस समय जिंदा थे जब इनका जन्म हुआ। उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जोर शोर से विरोध हो रहा था। इनके पिता विलियम टली थे, जो ब्रिटिश राज में एक बड़ी मैनेजिंग कंपनी में अकाउंटेंट थे, और उनकी पत्नी पेशेंस थी, जिन्हें अक्सर ट्रेवी कहा जाता था। इस तरह से साम्राज्य की उलझने, उसकी ताकत, उसकी अंतरात्मा, सब कुछ उनके जन्म के साथ ही मौजूद थी। मार्क टली टीनेज में आए तब इंडिया में सबसे पहले एक ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर था। टली के 1965 में लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रॉडकास्टर के रूप में काम शुरू करने के लिए वो भारत लौटे, और जब वो भारत लौटे तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि 1965 में वो आए थे। हालांकि उन्होंने एक बार प्रीस्ट बनने का सोचा था जब इंग्लैंड में थे, थियोलॉजी की पढ़ाई की, और वो चर्च में गए और उन्होंने चर्च में ही काम करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन कहा जाता है कि चर्च में वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनसे इनके झंझट हुआ, झगड़ा हो गया। ये अपने आप को कहते हैं कि थोड़ा झगड़ालू किस्म के भी थे, तो फिर उनको लगा कि वहाँ वो रह नहीं पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे किसी ने इनसे सुझाव दिया कि तू जाओ BBC में देखो जरा। BBC में गए तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इनको काम करने का मौका मिला, लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लगा, और बाद में सवाल करने, सवाल सुनने और जिरह करने की जो आदत थी, फिर इनको रिपोर्टिंग में लगा दिया गया। और इसीलिए रिपोर्टिंग में लगने के बाद फिर ये भारत आ जाते हैं और भारत में BBC की आवाज बनकर पूरी दुनिया में एक अपना अलग प्रभाव छोड़ते हैं। जिस समय मार्क टली भारत आते हैं उस समय धीरे धीरे रेडियो पर, ब्रॉडकास्टिंग पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने लगता है, और विशेषकर जिस समय इमरजेंसी भारत में लगता है उस समय तो BBC का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे कि BBC का न्यूज का टाइम कब आए कब आए कब आए, क्योंकि सरकारी रेडियो में उस जमाने में वो खबरें नहीं मिल पाती थी। गांव देहात या जो पॉलिटिकली अवेयर लोग थे, जो लोग चाहते थे, तो BBC ही एक ऐसा माध्यम हुआ करता था जिसके द्वारा निष्पक्ष रूप से और बहुत सारी ऐसी बातें लोगों को पता चल जाती थी जो सामान्य तौर पर दूसरे सोर्सेज से उनको नहीं मिल पाता था। इसलिए एक भरोसा ऑडियंस का जीता, और उनका मानना था कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उस भाषा या उन चीजों को लोगों के सामने लाना अनुशासन के साथ। तो इनके जमीर की वो आवाज थी जिसके द्वारा उन्होंने इन चीजों को लोगों के सामने लाया और BBC की और अपनी विश्वसनीयता को एक पत्थर की लकीर की तरह भारत में स्थापित किया। मार्क टली ने अपनी BBC के साथी सतीश जैकब के साथ एक किताब लिखी थी, मिसेज गांधीज लास्ट बैटल। अमृतसर का जो ब्लू स्टार अभियान हुआ था उस सिलसिले में उन्होंने प्रस्तावना में ही भारत में कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल शासन के बीच
और उस पर एक टिप्पणी लिखा था। वह टिप्पणी आप सभी सुने, मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। और ये टिप्पणी आज के लिए भी, तब के लिए भी, और मार्क टली कह रहे हैं जो अंग्रेज हैं, उन्होंने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अभी भी ब्रिटिश राज के इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाया और मैनेज किया जाता है। मार्क कीजिएगा, ब्रिटिश राज के इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाया और मैनेज किया जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी है, राज के आईसीएस की कार्बन कॉपी है, और इंडियन पुलिस सर्विस भी उसी की कार्बन कॉपी है। मैकाले का पेनल कोड अभी भी लागू है। किराए के गवाह जो पहले राज के पक्ष में गवाही देते थे, अब आजाद भारत की पुलिस के पक्ष में मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देते हैं। अंग्रेजों द्वारा दी गई कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल अमीर और असरदार लोग सरकार के इरादों को नाकाम करने के लिए करते हैं। गरीब लोग पुलिस और अदालतों को अपना जुल्म करने वाला मानते हैं। यह बात मार्क टली ने आज से 40 साल से भी अधिक समय पहले कहा था। और आज भी जिस तरह से हम आज 29 तारीख को हैं, अभी दरभंगा में पुलिस के द्वारा एक महिला और पुरुष को, गाड़ी वाले को जिस तरह से गाली दी जा रही थी, आज का भी डीएम आईएएस ऑफिसर और आज का पुलिस ऑफिसर अपने को क्रूर जमींदारों की श्रेणी में समझते हैं। वो धरती पर अभी भी अपने को भगवान मानते हैं। जनता से उनका बिहेवियर अभी भी वही कॉलोनियल टच लिए हुए है, जहां आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। एक आध ऐसे ऑफिसर जरूर होते हैं जो वास्तव में अपने को पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक समझते हैं। अभी भी हमारा देश उन खामियों को दूर करने में सफल नहीं हुआ। हालांकि अभी की सरकार ने सीआरपीसी आईपीसी के बदले नए पेनल कोड्स लाए हैं और उसमें बहुत सारा बदलाव किया है, लेकिन 2025 तक अभी हम अंग्रेजों के हैंगओवर में और उनके इंस्टीट्यूशंस, वह ब्यूरोक्रेसी हो, वह जुडिशियरी हो, हम अभी उसी हैंगओवर में जा रहे हैं। और विशेषकर अभी जो जमीनों की नापबंदी हो रही है, ये जमीन की सही पैमाइश केवल अंग्रेजों ने ही करवाया था। उन्हीं के द्वारा करवाए गए जमीन की पैमाइश को बहुत हद तक आज भी हम आधार बनाए हुए हैं। मार्क टली का यह जो कथन है, वो भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव विरासत की गहरी जानकारी को रिफ्लेक्ट करता है, और यह एक लंबे समय से भारत को देखने का ही उनका अनुभव है कि उन्होंने इस तरह की बातों को बोला। मार्क टली जैसे लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी को कवर किया, बाबरी मस्जिद को कवर किया। बाबरी मस्जिद का जब वो कवर कर रहे थे तो हिंदू फैनेटिक्स उनको मारने के लिए तैयार थे। बहुत लंबे समय तक एक घर में वो छुपे रहे, फिर बाद में उनकी जान बची। इसी तरह से उनकी सिख विरोधी दंगों को रिपोर्ट किया, इंदिरा जी की हत्या को रिपोर्ट किया, ऑपरेशन बुल स्टार को रिपोर्ट किया, और जिस साफगोई और ईमानदारी के साथ उन्होंने रिपोर्टिंग किया बिना सनसनी फैलाने के इरादे से, वह अपने आप में काफी प्रशंसनीय रहेगा। यह भी एक कहानी वो भी सुनाते हैं कि इमरजेंसी के दौरान एक फेक न्यूज की रिपोर्टिंग मिसेज गांधी के पास किसी ने कर दी। मिसेज गांधी ने यह ऑर्डर दिया कि इनको तुरंत देश से निकाल दिया जाए, लेकिन जब वास्तविकता का पता लगा कि जिस बात को रिपोर्ट किया गया मार्क टली ने तो ऐसा कहा ही नहीं, तो यह चीज दिखलाता है कि मार्क टली की ईमानदारी, मार्क टली की साफगोई का कितना प्रभाव देश के सुप्रीम लोगों पर पड़ता होगा। ये भारत बांग्लादेश वार का सीन है जहां ऑन ए स्पॉट मार्क टली है। इसी तरह से वो ऐसे इंसान थे जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फ्लैट खरीदना था। जो फ्लैट बेचने वाला था उसने कहा कि भाई हम ब्लैक मनी में पेमेंट लेंगे।
जैसा कि टुली ने बाद में कहा कि लेकिन हमारे पास तो व्हाइट मनी थी, एक ब्रोकर ने हमें व्हाइट मनी को ब्लैक में बदलने का एक बहुत ही मुश्किल तरीका बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि आमतौर पर ब्लैक को व्हाइट में बदलना ही आम बात है। इस तरह के जो घटनाएं हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है और उनका खास अंदाज जो था बहुत ही नरम था, कभी भी अपने आप को बहुत हाई प्रोफाइल नहीं दिखाते थे और रोजमर्रा की घटने वाली घटनाओं को बहुत नजदीक से देखने का प्रयास करते थे। और भारत में उनका जो प्रेम था, लगाव था, प्यार था, वह अलग दर्जे का था। कोई भी बात वो ज्यादातर सुनते थे, समझते थे और तब फिर सोच समझकर वो बोलते थे, सोच समझकर ही फैसला करते थे। और उनकी आवाज में एक दम था, काबू था, नैतिक मजबूती होती थी। और जिस तरह से उनकी जिंदगी उन्होंने जिया वह अपने आप में काबिल तारीफ रही है। उनकी एक किताब और भी है, मार्क ट्वेली, इंडियाज अनएंडिंग जर्नी। फिर ये भी है मार्क ट्वेली इंडिया, बहुत सारा सीडी है इसमें उनकी रिपोर्टिंग का। मार्क ट्वेली का ये किताबों के बीच में मार्क ट्वेली, उन्होंने कभी ब्रिटेन की नागरिकता नहीं छोड़ी, लेकिन वो ओवरसीज सिटीजन OCI का कार्ड उनके पास था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड उनके पास था। और वो कहा करते थे कि सिटीजन ऑफ 2 countries, आई फील आई बिलोंग टू इंडिया एंड ब्रिटेन बोथ। इस तरह की बातें उनमें थी। ऐसे जांबाज, ईमानदार, साहसी, भारत के साथ लगाव रखने वाले, भारत को अपना जन्मभूमि, कार्यभूमि बना लेने वाले, भारत की भूमि पर पैदा होने वाले, भारत की भूमि पर मर जाने वाले ऐसे पत्रकार के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और इस ईमानदार पत्रकार को भारत याद रखे, भारत के लोग सम्मान दें, हम सब इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ही मे रेस्ट इन पीस। थैंक यू।